नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। आदित्य को लेकर नेहा के पिता दिनेश के दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था और पार्टी में सबको उसके पीछे पीछे घूमता देखकर दिनेश भी इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दिनेश को इस बात का सुकून था कि भले जो भी हालात हो, भले ही वो आज तक नेहा को माफ नहीं कर पाया था, मगर आदित्य सिंघानिया को अपने दामाद के रूप में देखकर वो इस सुनहरे मौके को अपने गुस्से से गंवाना नहीं चाहता था। पापा आप लेट कैसे हो गए? पीहू ने आदित्य से बड़े प्यार से पूछा। उसे इस तरह से आदित्य का हक जताते हुए देखकर नेहा उसे तुरंत गोद में उतारना चाहती थी, मगर सभी लोगों के बीच ये करना उसे ठीक नहीं लगा। सभी की नज़र भी आदित्य और पीहू पर ही टिकी थी। इतनी देर से जो सवाल और टोंट सभी नेहा को मार रहे थे, वही इंसान उनके सामने खड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सीधी सादी दिखने वाली नेहा ने इतना बड़ा रईस बिजनेसमैन फंसाया कैसे। ओह, तो ये तुम्हारे हस्बैंड? नॉट बैड नेहा, ही इज सो गुड लुकिंग एंड स्मार्ट, नेहा की चाची ने कहा। सिर्फ वही नहीं, एक एक करके सभी लोग नेहा को आदित्य के टैलेंट और लुक्स की प्रशंसा कर रहे थे, पर नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस किसी तरह इस पार्टी के खत्म होने का वेट कर रही थी ताकि वो इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज सके। इस पार्टी में लोगों की अलग अलग गॉसिप सुनकर वो बोर हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए इस भीड़ से अलग हो गलियारे की तरफ चली गई। यहाँ आदित्य और पीहू को साथ देखकर मौके की नजाकत को देखते हुए दिनेश उनके पास आया और बोला, हेलो बेटा। आदित्य मैं वो कुछ और कहता, तभी पीहू बोल पड़ी, ये नानू है। पीहू के इतना कहते ही आदित्य को पीहू का वो वॉइस नोट याद आ गया जहाँ उसने नानू के बारे में बताया था और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए थे। हाय अंकल, आदित्य ने बिना इंटरेस्ट दिखाए जवाब दिया। फील कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझो। दिनेश अपने अच्छे गेस्चर से आदित्य को खुद के साथ फैमिलियर करने की कोशिश कर रहा था, पर आदित्य को भी लोग स्मार्ट ऐसे ही नहीं बोलते थे। उसका पीपल रीडिंग बहुत अच्छा था। कुछ मिनटों में वो समझ जाता था कि कौन उसके फायदे के लिए उससे बात करने आया है और कौन अपने। थैंक्स अंकल, आई एम गुड, आदित्य ने फिर एक बार फीका जवाब दिया। वो बिजनेस को लेकर दिनेश ने जैसे ही बिजनेस का नाम लिया, आदित्य ने उन्हें वहीं रोक दिया। See uncle, let's not talk about work here. It's your daughter's engagement. Enjoy करिए, आदित्य ने पीहू को गोद से उतारते हुए कहा। जैसे ही पीहू दादी की तरफ चली गई, आदित्य भी वॉशरूम जाने लगा। उसे यूँ इस तरह का जवाब देता देखकर दिनेश अच्छे से समझ गया था कि आदित्य से प्रोफेशनल ट्रम्प बनाना कोई आसान काम नहीं है। वह भले ही उसकी नज़र में उसकी बेटी का हस्बैंड था, पर उस बेटी ने उससे पिछले 6 सालों में कोई रिश्ता नहीं रखा था। उसके चलते अपने दामाद से रिश्ता बनाना भी दिनेश को मुश्किल सा लग रहा था। यह आदित्य जब वॉशरूम से निकल रहा था, उसे गर्ल्स वॉशरूम से निकलते वक्त नेहा मिल गई। इस बार दोनों की टक्कर बाल बाल बच गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी के भी अपने सारे हिसाब चुकता करेंगे। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। नेहा ने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए आदित्य से बड़े आराम से कहा। हे आई वंडर, तुम्हें बात करनी भी आती है सही से? लिसन, आई डोंट वांट यू एनी मोर फाइट्स विद यू। तुम यहाँ तक आए, तुमने पीहू को प्रोटेक्ट किया, उसके कहने पर पार्टी तक आ गए, मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड भी बन गए। अब बस करो। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। अब तुम जा सकते हो। नेहा ने एक सांस में अपनी सारी बातें कह दी। वो जानती थी कि इस लड़के के साथ कहीं भी बहस हो जाती है, तो इसलिए अब वो वहाँ खड़े होकर अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ओह हेलो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। वो तो तुम्हारी छोटी सी बेटी है जिसका तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। मैं उसके लिए यहाँ रुका था। सो तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हारे जैसी एरोगेंट लड़की की लाइफ की तरफ तो मैं देखना भी पसंद ना करूँ। हेल्प तो बहुत दूर की बात है, आदित्य ने नेहा को करारा जवाब देते हुए कहा। ओह, बिना इंटरफेयर किए ही तुम मेरे घर पर खड़े हो? जिस बच्ची के बारे में तुम बात कर रहे हो मेरी बेटी है, इसलिए यू आर ऑलरेडी इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ, जस्ट लीव, नेहा ने वहाँ से जाते हुए कहा। पर आदित्य को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि नेहा एक बार फिर उसकी इंसल्ट करके यूँ चली जाए, इसलिए उसने नेहा का हाथ पकड़कर रोका और कहा, यू कांट टेल मी कब आना है जाना है, या आदित्य सिंघानिया खुद डिसाइड करता है। यू माइंड योर ओन बिजनेस, और जरा अपनी हद में रहो।
उनकी अरमान जा रही थी कि दूर से खड़ी कनिका इस सीन्स को देखकर आदित्य और नेहा के बीच चल क्या रहा था उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच नमक मिर्च लगाने के लिए कनिका उनके पास आई और बोली, ओ दीदी एंड जीजू, थोड़ी ही भी देर एक दूसरे से अलग नहीं रहा जा रहा आप दोनों से। कनिका ने उन दोनों की तरफ बड़ी ध्यान से देखते हुए कहा। वो चाहती कि कहीं से एक क्लू मिल जाए और कहीं से भी एक क्लू मिल जाए इन दोनों के बीच के संबंध कैसे हैं। अनिका की यह बात सुनकर आदित्य ने नेहा का हाथ छोड़ दिया और अपना फोन निकालकर उसमें बिजी हो गया। कनिका को देखकर वो मन ही मन सोच रहा था कि लो एक और ड्रामा, इसे तो सिर्फ गॉसिप चाहिए कि नेहा और उससे भी ज़्यादा स्टूपिड इसकी फैमिली। सीरियसली अगर पीहू नहीं होती तो मैं तो इस मैड फैमिली की तरफ देखता भी नहीं। आज एंगेजमेंट तो मेरी और संजय की थी पर पूरी अटेंशन तो जीजू ले गए। हम तो बस स्टेज पर खड़े थे पर लोगों को तो सिर्फ यही नजर आ रहे थे। दीदी यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ हिम ना, कनिका ने नेहा से कहा। अपनी बातों से वो नेहा के मन का हाल जानने की कोशिश कर रही थी। नेहा उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। वह कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे कनिका को उसके बारे में शक हो, पर आदित्य ने इस बार कनिका को जवाब दे ही दिया। ओह रियली, थैंक यू, बट ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगती है ऐसा बनने में जिसके पास लोग दौड़े दौड़े आए। आई विश की तुम और संजय भी इतनी मेहनत करो। इस जवाब को सुनकर कनिका एक मिनट के लिए तो शांत हो गई क्योंकि उसे नहीं समझ आया आदित्य ने कैसे स्मार्टली संजय की मेहनत को लेकर टोंट कस दिया था। पर कनिका इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं थी। उसके पास अलग लगाने के लिए हथियार दूसरे भी तैयार थे। हम आई एम श्योर वैसे आप दोनों को देखकर कपल को इंस्पायर होना चाहिए। मतलब जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, इट्स जस्ट वाओ। और जीजू, मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा सैड फील होता है। कनिका इतना कहकर आदित्य की तरफ ध्यान से देखने लग गई पर वहीं अभी भी उसकी बातों को कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। नेहा कनिका की हर बात के इशारों को साफ साफ समझ पा रही थी। वो जानती थी कि कनिका यहाँ खड़ी थी तो जरूर उसका कोई मकसद होगा। वो उसे रोकती कि उससे पहले ही कनिका ने कहा, मेरा मतलब है उस काली रात से दीदी को बाहर निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। उस सदमे से निकल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, पर दीदी को आज देखकर लगता है कि आपने बहुत साथ दिया होगा। सच में, एक तो दीदी की उस सदमे से बाहर निकल पाना और फिर नए जीवन की शुरुआत करना। कनिका ने बड़ी चालाकी से नेहा के पास्ट के बारे में आदित्य को बताना चाहा। उनके बीच में विश्वास और भरोसे की कितनी जगह उसकी परख करने के लिए कनिका ने ये चाल चली। इस बात को सुनकर आदित्य ने अपनी नजरें उठाई और कनिका को देखने लगा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कनिका को रोके कैसे। उसे क्या पता था कि कनिका तो उन दोनों के बीच में सच को निकलवाने के लिए गंदी चालें चल रही थी। कनिका वहीं तक नहीं रुकी। उसने पीहू को अपनी बातों में शामिल करते हुए कहा, और पीहू को देखकर लगता है कि आप लोगों ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। और जीजू, आपसे तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये सब देखकर लगता है कि आप ना सिर्फ एक अच्छे हस्बैंड बल्कि एक अच्छे डैड भी हैं। इसलिए तो वो दीदी से भी ज़्यादा आपको अडोर करती है। पीहू की परवरिश में मुझे दीदी से ज़्यादा तो आपका ही कंट्रीब्यूशन लगता है। अरे दीदी, तुम बुरा मत मानना। कनिका ने हंसते हंसते नेहा को यह एहसास दिला दिया था कि पीहू सिर्फ अकेली उसकी नहीं बल्कि आदित्य की भी बेटी लगती है। जिस तरह से पीहू और आदित्य के बीच का रिश्ता था, किसी को भी इस बात पर शक नहीं था कि पीहू उसकी बेटी नहीं है। वो जानती थी कि ये बातें जरूर कनिका कह रही है, मगर पार्टी में मौजूद हर शख्स को कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। ये बात सुनकर नेहा का दिल अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था। जिस बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसकी 6 साल से वो परवरिश अकेले दम पर करती आ रही थी, आज उसका क्रेडिट एक अनजान शख्स को दे दिया जा रहा था। जिस वक्त में नेहा के आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं था, सिर्फ उसकी दोस्त समर्ति के सहारे उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। जिस वक्त नेहा अकेले ही अपने इमोशंस, अपनी सिचुएशन से लड़ रही थी, उस वक्त बेजान आदित्य को उसके साथ खड़े रहने के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा था। पर क्यों? उसका दिल बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो क्या, जिस वक्त लेबर पेन के दर्द में वो सिर्फ अपनों का नाम पुकार रही थी, उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ समर्ति ने ही उसका साथ दिया था। इन विचारों को चलते नेहा सीधा 6 साल पुराने उस पल में चली गई जिस वक्त पीहू का जन्म होने वाला था। नेहा हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में जोर जोर से अपने पेट को पकड़कर चिल्लाई जा रही थी, आराम से सांस लेते रहो, नेहा सांस लो। समर्ति उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शांत करने की कोशिश कर रही थी। नेहा को इस हालत में देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कर लिया था। फर्दर एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि पीहू की डिलीवरी में कई कॉम्प्लिकेशंस थे। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने समर्ति से कहा, सी वी हैव
ट्राइड अवर बेस्ट बट सॉरी, या तो हम बच्चे को बचा पाएंगे या तो माँ को। हमें इस मामले में पेशेंट के हस्बैंड से मिलना है। वेयर इज ही? ये बात सुनकर समर्थी के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। उसने नहीं सोचा था कि इतने कठिन दौर में नेहा बिल्कुल अकेली खड़ी रहेगी। उसे नहीं पता था कि वो किस मुंह से डॉक्टर से कहे कि नेहा का कोई भी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए समर्थी के अंदर हिम्मत नहीं थी, पर दिल को मजबूत बनाकर उस पर पत्थर रखकर उसने फैसला किया कि माँ को बचाना है। फॉर्मेलिटीज के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो समर्थी के साथ राहुल और उसके कुछ और दोस्त भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे। सब सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए, और आखिरकार वही हुआ। ऑपरेशंस के बाद जब डॉक्टर खुशी खुशी बाहर निकले तो उन्होंने बताया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ए मिरेकल। बेबी और मदर दोनों सुरक्षित है। दिस बेबी इज श्योरली ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सुनते ही हॉस्पिटल में खुशी की लहर दौड़ गई, और फिर नेहा के जीवन में थी। वो पीहू को जब जब देखती थी उसके अंदर वो डर जिंदा हो जाता था कि अगर वो नहीं होती तो, अगर उस दिन वह चमत्कार नहीं होता तो। इस 6 साल पुरानी बात को याद करके नेहा का दिमाग भारी हो चुका था। संजय और उसके परिवार का धोखा, डिप्रेशन, फिर उसकी प्रेगनेंसी, सोसाइटी का प्रेशर, पीहू के बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस। उफ, इन सारे थॉट्स ने एक साथ नेहा के दिमाग को घेर लिया था कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसकी धुंधली आंखों में पीहू की एक तस्वीर छोटी होती जा रही थी। नेहा की जिंदगी उसकी नज़र में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। हर मोड़ पर एक नई चुनौती उसका सामना करती खड़ी रहती थी। अपने जीवन में स्ट्रगल और हार्डवर्क से आगे बढ़ते हुए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लिव्स को संभाल रखा था। आज उसके सामने उसकी लाइफ के सारे पहलू एक साथ घूम आए थे जिन्हें वो संभाल नहीं पाई। अगले दिन जब नेहा की आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जिसकी दीवारें सफ़ेद थी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो किसी हॉस्पिटल के एक रूम में थी। धीरे धीरे वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। जो उसे आखिरी फेस पीहू का याद आया, जिसे सोचते ही उसके मुंह से निकला पीहू। उसने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल के उस बेड पे वो अकेली ही लेटी थी, जहां उसके बगल में ड्रिप के लिए एक स्टैंड लगा हुआ था जिसकी पाइप उसके हाथ से जुड़ी हुई थी। वो इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है और अकेली क्यों है। पीहू और दादी कहाँ है, और वो उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने रूम का दरवाजा खुलते हुए देखा, जिसे देखकर उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद अंदर पीहू ही आ रही होगी, पर नहीं। अगले ही पल उसने उसे सामने देखा जिससे उसे कोई उम्मीद नहीं थी। मम्मी आप? नेहा ने दरवाजे पर खड़ी अपनी सौतेली माँ मंजू को चौंकते हुए देखकर कहा। मंजू ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और नेहा के पास बैठ गई। वो जिस तरह से मुस्कुराते हुए उसके पास आ रही थी, नेहा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जो इंसान एक दिन पहले तक उसे टोंट्स और खड़ी खोटी सुनाने में थक नहीं रहा था, आज वो इतने खुशमिजाज अंदाज में नेहा के सामने खड़ा था। अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ने कहा तुम्हें स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए थे। हम सब तो इतना डर गए थे कि तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मंजू ने बड़े प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तबीयत का हाल पूछा। नेहा को उनकी बनावटी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, मगर फिर भी उसने बिना मन के जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे हम टेंशन कैसे ना लें, भले ही तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हो। इतने सालों से तुम लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, मगर हो तो तुम उनकी बेटी ही। वो कहते नहीं है, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर वो बहुत ही परेशान है। मंजू ने अपना उदास चेहरा दिखाते हुए नेहा से कहा। हाँ उन्हें कह दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ, वो मेरी चिंता ना करें। नेहा ने उखड़े हुए अंदाज में उन्हें जवाब दिया। वो जानती थी कि मंजू बातों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट्स करना अच्छे से जानती थी, इसलिए नेहा ने बड़े ही साफ शब्दों में उन्हें जवाब देना ठीक समझा। पीहू और दादी कहाँ हैं? वो ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए। पीहू को पता है कि मैं यहाँ हूँ, नेहा ने अपनी माँ से घबराए हुए पूछा। वो अच्छे से जानती थी कि उसको एक खरोच भी आ जाए तो पीहू पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। आज तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। न जाने उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। जो बच्ची अपनी बड़ी के साथ हर वक्त रहती थी, आज वो रात भर से उसके साथ नहीं थी। ये सवाल बार बार नेहा के मन में उसे परेशान कर रहे थे, जिसके चलते उसके मन में पीहू से मिलने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। मुझे पीहू से मिलना है, कहाँ है वो? नेहा ने मंजू से पूछा। अरे बेटा शांति रखो, पीहू घर में ही है, दादी के साथ आराम से, मंजू ने नेहा को फिर से शांत करते हुए कहा। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ये आदित्य सिंघानिया तुम्हें कहाँ और कब मिला? तुम दोनों ने शादी कब की? पीहू तो खुद 5 साल की है, मतलब उस हादसे के बाद तुरंत तुमने उससे शादी कर ली। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा हुआ क्या था? मंजू नेहा की हितैषी बनने का नाटक करते हुए उसके और आदित्य के रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। मम्मी इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे रेस्ट करना है, नेहा ने उसकी बात को टालते हुए कहा।
अरे बेटा, ही इज़ योर हस्बैंड। हम लोग भले ही तुमसे दूर थे, पर तुमने तो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आदित्य से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। मेरे साथ साथ तुम्हारे पापा भी इस बात से अग्री करते हैं। देख तो उनके गुस्से पर मत जा। वो आदित्य को पार्टी में देखकर बहुत खुश हुए और मुझसे आकर कहने लगे कि नेहा ने ये तो एक समझदारी वाला काम किया है। मंजू ने फिर से एक बार आदित्य के बहाने नेहा के मन में उत्सुकता पैदा करने की कोशिश की, ताकि नेहा खुलकर अपनी कहानी उनके सामने कह सके। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस आदित्य की वो बात कर रही है उसका नेहा से लड़ाई के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था। नेहा बार बार आदित्य के बारे में पूछे जा रहे सवालों से इरिटेट हो रही थी। एक तो वो ना चाहते हुए भी इस नाटक का हिस्सा बन चुकी थी, और अब उसी नाटक के चलते उसे लोगों के सवालों को सुनना पड़ रहा था। उसे ना तो अपनी माँ मंजू की बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी और ना ही उसके बारे में सोचने का मन हो रहा था। वो इस वक्त सबसे ज्यादा पीहू को मिस कर रही थी, उसी से मिलना चाहती थी। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे पीहू से बात करनी है। मुझे उसको बताना है कि मैं ठीक हूँ। वो परेशान हो रही होगी। नेहा ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। उसे इस तरह से छटपटाता देखकर मंजू ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से उसे गले लगाकर उसके कानों में कहा, सब दे देंगे, सब बता देंगे, बस हमें तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। माँ मंजू के मुंह से इन वर्ड्स को सुनकर नेहा स्तंभ हो गई। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो उनको एकटक देखे जा रही थी। क्या मतलब है आपका? लड़खड़ाती जुबान से नेहा ने पूछा। मतलब देख बेटा, तेरे पापा आजकल बिजनेस को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। कुछ टेंडर्स उनको मिलने वाले थे, पर तुम तो जानती हो करप्शन के चलते बहुत से लोग पैसा खिला के अपना काम बनवा लेते हैं और तेरे पापा उनसे पीछे रह गए। मुझसे तो वो इतने परेशान नहीं देखे जाते। मंजू ने अपनी बातों को पूरे दिल से नेहा के सामने कहा। नेहा उनकी बातें सुनकर ब्लैंक हो चुकी थी। आज पहली बार उनकी सौतेली माँ मंजू उनके पति के बारे में उससे बात करने आई थी। पर क्यों? ये सब वो नेहा को क्यों बता रही थी? आखिर क्या मकसद था उनका? ये सारी बातें नेहा को समझ ही नहीं आ रही थी। आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए, नेहा ने उतावली होते हुए पूछा। मंजू की एक एक लाइन के साथ नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। देख बेटा, अब तू ही है जो हमारी मदद कर सकती है। यू टॉक टू आदित्य। वो आने वाले दिनों में टेंडर पास करवाने वाला है। तुम अगर उसके लिए अपने पापा की बात कर सको तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। मंजू ने मीठी जुबान में नेहा से मदद मांगते हुए कहा। उसका इतना कहना नेहा के कई सवालों का जवाब दे गया था। अब उसे मंजू के चेहरे पर फीकी हंसी और बातों में घुली हुई शक्कर का मकसद साफ नजर आ रहा था। उसे सबसे ज्यादा परेशान तो ये बात कर रही थी कि जिसके भरोसे वो उससे इतनी मदद मांग रहे थे, असल में उस इंसान से नेहा का कोई भी रिश्ता ही नहीं था। वट आर यू सेइंग? मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरी आदित्य से काम को लेकर कोई बात नहीं होती है। सॉरी, बट मैं इससे कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे पीहू से बात करनी है। नेहा ने घबराते हुए फिर से एक बार मंजू से अपना फ़ोन मांगा। उसके पास झूठ बोल के इस बात को टालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, मगर उसे नहीं पता था कि मंजू के अगले दावों के आगे नेहा उन्हें किसी भी सूरत में मना नहीं कर पाएगी। मगर पीहू भी तो, मेरा मतलब है कि पीहू आराम कर रही है घर पर। तुम खामखा क्यों उसको अभी फ़ोन करके परेशान करना चाहती हो? आराम से मिल लेना उसको, मंजू ने नेहा को समझाया। पर अब नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके पास अब मंजू की किसी भी बात को सुनने का टाइम नहीं था। जिस तरह से वो पीहू को लेकर सस्पिशियस तरह से बात कर रही थी, नेहा का दिल पीहू को देखे बिना चैन की सांस नहीं लेने वाला था। उसने बिना मंजू को कोई जवाब दिए, बिना सोचे समझे अपने हाथों से इंजेक्शन और ड्रिप की पाइप को नोचते हुए निकाला और वहां से उठने लगी। अपनी बहन और माँ कनिका के इरादों पर तो उसे हमेशा से ही शक था, मगर अपने पिता का नाम इनसे जुड़ता देखकर नेहा पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार से मिलने के लिए वो अपने दिल में पत्थर रखकर इतने सालों बाद वापस आएगी, वही परिवार अपने फायदे के लिए उसका और उसकी बेटी का इस्तेमाल करेंगे। मंजू की इन्हीं बातों को सुनकर उसे अपने परिवार के घटिया इरादों पर गुस्सा नहीं गिन आ रही थी, पर इस वक्त उसके लिए पीहू से मिलना, ये श्योर करना कि वो ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इस हालात में ना उसे इंजेक्शन निकालने का कोई दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे कुछ सुनाई दे रहा था। अरे लिसन टू मी बेटा, पीहू वही है, तुम मेरी बात तो सुनो। आदित्य से एक बार बात कर लो, अब सब आसान हो जाएगा। मंजू उसे रोकने के लिए हर पैंतरा अपना रही थी, लेकिन नेहा के अंदर की माँ अब किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। बिना चप्पल पहने हॉस्पिटल के गाउन में ही नेहा बाहर की ओर भागने लगी, जहां रोड पर पहुंचते ही उसने टैक्सी की ओर सीधा हवेली के लिए रवाना हो गई। हवेली पहुंचते ही नेहा सीधा दादी के रूम की ओर दौड़ने लगी। उसे इस हाल में देखकर टैक्सी वाले के साथ साथ सर्वेंट्स भी परेशान हो गए थे कि आखिर इनको क्या हुआ है।
रूम में पहुंचते ही नेहा ने सो रही दादी को उठाया और पूछा, दादी दादी पीहू कहाँ है। दादी नेहा की आवाज़ सुनकर अचानक से चौंकते हुए उठी और उसे हालत में देखकर एक पल के लिए तो डर गई। बेटा तू आ गई, कैसी तबीयत है तेरी, तू ठीक तो है ना। मैंने सुना वो नेहा को लेकर अपनी चिंतन जाहिर कर रही थी कि नेहा ने उसे रोक दिया और घबराए हुए पूछा, मैं ठीक हूँ दादी, पीहू कहाँ है। आप कल रात थे उसके साथ, वो ठीक है। उसने दादी के आसपास देखते हुए अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। वो बातें जो तो उससे कह रही थी, पर उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपनी बेटी की तलाश को रोक नहीं पा रही थी। नहीं बेटा, कल रात तो वो मेरे साथ ही थी, पर सुबह से मैंने उसे नहीं देखा है। मुझे लगा इधर उधर फुदकती रहती है, ये लड़की आ जाएगी, फिर मेरी आंख लग गई। क्यों, क्या हुआ है, दादी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दादी पीहू कहाँ है, वो मिल नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मम्मी आई थी हॉस्पिटल में मेरे पास और कुछ टेंडर्स के बारे में बात कर रही थी। नेहा ने तेज सांसों में घबराते हुए दादी से कहा। उसकी बातें सुनकर दादी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। मंजू, टेंडर्स, बिजनेस, इन सारी बातों को वो आपस में रिलेट नहीं कर पा रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सब में पीहू का क्या रोल था, उसे क्यों जरिया बनाया जा रहा था। नेहा दौड़ के पूरी हवेली के चप्पे चप्पे को छान रही थी, मगर पीहू का कुछ पता नहीं चल रहा था। दादी उसके पीछे पीछे हर जगह जा रही थी, मगर अपनी बेटी को ऐसे निराश देखकर उनकी भी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए थे। कहीं तेरे पिता ने, दादी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के लिए नेहा के कान तैयार नहीं थे। भले ही उसके पिता दिनेश उससे नाराज थे, मगर वो अपनी नाती को किडनैप कर सकते थे, ये ख्याल दूर दूर तक नेहा को नहीं आया था। दादी की बात सुनकर एक पल के लिए नेहा की सांसें मानो ठहर सी गई थी। मुझे लगता है अब एक इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है, हमें जल्द से जल्द उसकी हेल्प लेनी चाहिए, दादी ने हाफते हुए नेहा को पीठ सहलाते हुए कहा। नेहा किसी ऑफिस में लगभग 3 घंटे से किसी का वेट कर रही थी। भयंकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में उसे ऑफिस के अंदर बैठने की परमिशन तो मिल गई थी, फिर उसकी नज़र सिर्फ गेट पर टिकी हुई थी। पीहू की चिंता और दादी की बातें रह रहकर उसके दिमाग में भंवर में चक्कर लगा रही थी। दादी बचपन से ही नेहा की सेवियर रही थी। अब जब कभी भी वो परेशान होती या कंफ्यूज्ड होती, उसकी दादी का सजेशन ही उसके लिए आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ करता था। आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी नेहा को दादी की मदद की ज़रूरत थी और हमेशा की तरह दादी ने उससे ऐसा नाम लिया जो उसके हिसाब से इस वक्त नेहा के लिए सबसे ज़्यादा मददगार हो सकता था। कौन दादी, नेहा ने हाफते हुए पूछा। उसकी आंखों की चमक और जुबान में हड़बड़ाहट उसकी बेचैनी साफ बयां कर रही थी। आदित्य तुम्हारे बाद वो ही है जो पीहू के सबसे करीब है, तुम उससे बात करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। पीहू उसके लिए बहुत खास है, मुझे यकीन है एक वही है जो इस वक्त पीहू को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। दादी ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ आदित्य का नाम नेहा के सामने लिया था, क्योंकि उन दोनों के बीच डिफरेंसेस से वो भी अनजान नहीं थी। आदित्य का नाम सुनकर नेहा दादी को और अजीब नज़रों से देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि दादी उसका नाम ले लेगी, जिसे नेहा फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। ये आप क्या कह रही हैं, मैं उसे मदद लूं, उस बदतमीज इंसान से? नेवर, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। बदतमीज वो तेरे लिए होगा, पीहू के लिए वो उसका कूल अंकल है। ये मत भूलो कि उसने पीहू के साथ कुछ खास मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। एक बार तू उससे बात करके तो देख। दादी ने एक बार फिर नेहा को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर नेहा इस बार एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। एक बात बता, तेरे लिए तेरा ईगो बड़ा है या तेरी बेटी का मिलना? दादी ने नेहा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नेहा उसकी बातें सुनकर रो पड़ी। उसके अंदर की घबराहट, बेचैनी, गुस्सा सब बाहर एक बार में निकल पड़ा। उसे पता था कि वो आदित्य से सिर्फ अपने ईगो की वजह से नहीं मिलना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि पीहू के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, फिर चाहे उसके लिए उसको आदित्य से ही क्यों ना मिलना पड़े। और अभी नेहा आदित्य सिंघानिया के बनारस ब्रांच के ऑफिस में ही बैठी थी। अचानक से नेहा के कानों में हॉर्न की आवाज़ आने से वो अपने ख्यालों से हड़बड़ाते हुए बाहर आई, जिसके बाद उसने गेट के बाहर एक गाड़ी को निकलते देखा। ये गाड़ी वही थी जिसमें आदित्य ने नेहा और पीहू को एयरपोर्ट से पिक किया था। अगले ही पल नेहा समझ गई कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आदित्य की है। इसके तुरंत बाद बिना कुछ सोचे समझे वो गेट खोलकर उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। बेसुध होकर जिस तरह से वो गाड़ी के पीछे भाग रही थी, उसे ये भी नहीं पता था कि वो गाड़ी तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। शॉर्टकट लेकर नेहा जल्दी से ऑफिस के मेन गेट के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर गाड़ी को रोकने के लिए खड़ी हो गई। आदित्य के ड्राइवर ने दूर से ही नेहा को देखकर गाड़ी में ब्रेक लगा दी।
व्हाट हैपन, अचानक लगे ब्रेक के कारण झटका महसूस हुआ तो आदित्य गुस्से में बोल पड़ा, सॉरी सर, पर एक लेडी सामने खड़ी है, ऐसे कौन रोकता है, गाड़ी में जाकर देखता हूँ। ड्राइवर ने ये कहकर गाड़ी से उतरने लगा। नेहा के पास पहुंचते ही ड्राइवर उस पर चिल्लाया, पागल हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। सर पर चमकते सूरज में हाँफती हुई नेहा थकान के कारण झुककर खड़ी हुई थी। ड्राइवर की आवाज़ सुनते ही उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, लुक आई एम सॉरी बट मुझे आपके सर से मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। नेहा की इतनी खराब हालत देखकर एक पल को तो ड्राइवर भी हैरान हो गया। वो ना उसे जानता था और ना ही कभी उसे देखा था, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि एक अनजान लड़की के कहने पर उसे अपने सर के पास जाना भी चाहिए या नहीं। प्लीज 2 मिनट बस, नेहा ने एक बार फिर ड्राइवर के सामने रिक्वेस्ट की। इस बार ड्राइवर ने नेहा की बात मान ली और आदित्य से इस बारे में बात करने के लिए वापस गाड़ी में आ गया। सर, एक मैडम है, वो आपसे मिलना चाहती है, बहुत खराब हालत लग रही है, पसीने से लथपथ और तबीयत भी खराब है, शायद लगता है काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रही है। आप मिलना चाहेंगे? ड्राइवर ने गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठे आदित्य से खिड़की नीचे करवा कर कहा। आदित्य ड्राइवर की बात सुनकर कंफ्यूज्ड था और समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी मैडम उससे इस तरह अचानक बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आ गई थी। खिड़की ने से उसने हल्का सा सिर बाहर निकाल कर देखा तो उसे दूर से नेहा खड़ी नजर आई। उसे इस तरह धूप में खड़ा देखकर उसने ड्राइवर से गाड़ी गेट तक ले जाने के लिए कहा। नेहा के पास पहुंचते ही आदित्य ने ड्राइवर को नीचे उतार दिया और नेहा को अंदर बैठने का इशारा किया। नेहा को शुरुआत में आदित्य की मदद लेने में हिचकिचाहट जरूर महसूस हुई, मगर बाहर की धूप और थकान के चलते उसने गाड़ी में बैठने से ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। हाँ तो बताइए, इतना बड़ा ईगो रखने वाली नेहा मैडम यहाँ मेरी गाड़ी के सामने क्या कर रही हैं? आदित्य ने नेहा के बिखरे बाल और टपकते हुए पसीने की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, सियाज, मैं तुमसे कोई लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नेहा ने बड़े हेजिटेशंस के साथ इधर उधर देखते हुए आदित्य से कहा। उसके और आदित्य के बीच अभी तक जो भी इंटरेक्शंस हुए थे उन्हें याद करते हुए नेहा की प्रिंसेस और आवाज़ में जरा भी कंफर्ट नहीं था। बट इस वक्त आदित्य से बात करना उसकी मजबूरी थी। सिर्फ वही एक इंसान था जो पीहू को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता था। आदित्य नेहा की लड़खड़ाती आवाज़ और उसकी झुकी हुई नज़रों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही लड़की थी जो कल रात उसके सामने बरजट के एटीट्यूड दिखा रही थी। वट, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? आर यू किडिंग मी? पूछकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये मजाक सा लग रहा था कि जो लड़की कल तक उसे देखना भी नहीं चाहती थी, उसे एरोगेंट, खड़ूस, बदतमीज और न जाने क्या कह रही थी, आज वही लड़की उससे मदद मांगने आई थी। पर क्यों? नेहा के जवाब पर आदित्य बाद में जाना चाहता था, मगर सबसे पहले वो नेहा को नीचा दिखाने का ये गोल्डन चांस यूज करना चाहता था। वजह चाहे जो भी हो, उसके हिसाब से अगर उसका दुश्मन उसके सामने सिर झुकाए बैठा है तो उसको नीचा दिखाने का एक भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। नेहा को उसकी हंसी और टॉन्ट्स से चिढ़ जरूर हो रही थी, मगर उसे इस वक्त वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। लिसन, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है। मेरी बच्ची पीहू मिसिंग है, मिल नहीं रही, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा ने बिना रुके एक सांस में अपनी सारी प्रॉब्लम आदित्य के सामने कह दी। पीहू का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे में से हंसी एक सेकंड के लिए गायब हो गई। अचानक से उसके चेहरे पर भी टेंशन और घबराहट साफ नजर आने लगी। क्या पीहू मिसिंग है? उसने चौंकते हुए पूछा। अभी तक जो आदित्य नेहा की तकलीफ पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, अब उसकी खुद की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। यस, सी इज मिसिंग एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन। नेहा इस वक्त आदित्य के सामने अपनी फैमिली डायनामिक्स नहीं खेलना चाहती थी। वो उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर था जिसके लिए उसकी पारिवारिक बातें जानना जरूरी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी मां मंजू से हुई किसी भी बात का जिक्र आदित्य से नहीं किया। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? आदित्य ने नेहा पर चिल्लाते हुए कहा। तुमसे एक बच्ची नहीं संभलती तो तुम माँ बनी कैसे? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उस बच्ची की माँ बनने लायक ही नहीं हो। पहली मुलाकात से ही मैं समझ गया था कि तुम पीहू का ध्यान नहीं रख सकती। अरे, जो माँ अपनी बच्ची को अपनी मासी से ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो उसको क्या ही संभालेगी? इतनी देर से नेहा उसकी सरकास्टिक कमेंट्स, हंसी और टॉन्ट सब सुन रही थी, पर अब उसके मदरहुड पर इतने ब्लेम सुनने के बाद नेहा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मैं पीहू की माँ हूँ और मुझे उसे कैसे संभालना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे, तुम क्या जानो माँ क्या होती है? तुम्हें बस हर चीज़ पर सवाल उठाना आता है। यू नो वाई? बिकॉज यू डोंट नो वट इट टेक्स टू बी ए मदर। सो प्लीज़, मुझे तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करती हूँ अपनी बेटी के लिए।
नेहा ने आदित्य की सोच पर उंगली उठाते हुए कहा, उसकी बातों में आज ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि एक माँ की तड़प भी थी। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, जब तुम इतनी महान थी तो पीहू मिसिंग कैसे हो गई? कैन यू आंसर दी? तुम जानते भी हो कि जिसकी जिसकी माँ बनने के लिए तुमने इतने बड़े बड़े डायलॉग दे रही हो वो तुम्हारी वजह से कितना सफ़र कर रही है। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस बच्ची ने इतनी छोटी उम्र में ही न जाने क्या क्या देख लिया है। डू यू इवन रियलाइज हाउ बैड मदर यू आर? आदित्य ने एक बार फिर नेहा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। इस बार नेहा अपना आपा खो चुकी थी। उसने गुस्से में हाथों को कार की सीट पर पटकते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। एक भी सवा दौर नहीं, मैं ही बेवकूफ़ थी जो दादी की बातों में आकर यहाँ आ गई। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे हेल्प की उम्मीद लगा ली। मैं ही बेवकूफ़ थी, ममता में अंधी हो गई थी और ना जाने क्यों उस इंसान से मदद मांगने आ गई जिसके सीने में कोई दिल ही नहीं है। वो बच्ची जो तुम्हें पापा कहकर बुला रही थी, जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना चुकी है, उसके लिए तुम इतने इनसेंसिटिव हो? सीरियसली, गो टू हेल। थैंक यू। जब मैं इतना इनसेंसिटिव हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए? जा सकती हो तुम यहाँ से, मेरे पास और टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए। जस्ट लीव। आदित्य ने ये कहकर अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिया और नेहा के अपोजिट शीशे से बाहर की ओर देखने लगा। उसके एटीट्यूड से वो बस यही शो करना चाहता था कि उसे नेहा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर असल में पीहू की किडनैपिंग सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। नेहा भी उसके इस एटीट्यूड को अब झेल नहीं पा रही थी। उसने गुस्से में गाड़ी का डोर खोला और जोर से उसे बंद करते हुए वहां से निकल गई। वहां से निकलते हुए नेहा को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आदित्य के पास आई। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के कारण उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो और होपलेस होती जा रही थी। और वो भले ही दादी के कहने पर आदित्य के पास आई थी, मगर कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद थी कि वो शायद पीहू के खातिर उसकी मदद करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आदित्य नेहा को उतार के वहां से चला गया था। उसने नेहा को मना जरूर कर दिया था, पर गाड़ी के बाहर वहां से निकलते ही उसने अपने खास आदमियों को फ़ोन किया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक छोटी सी बच्ची की फ़ोटो भेज रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे बताओ कि ये बच्ची कहाँ है। यू गाइज हैव 12 आवर्स। तब तक अगर इस बच्ची का कुछ पता नहीं चला तो ठीक नहीं होगा। ओके सर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। नेहा के लिए पीहू की एब्सेंस उसे और होपलेस बनाती जा रही थी। जब से पीहू पैदा हुई थी उस दिन एक दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब पीहू अपनी बड़ी से अलग रही हो, पर कल रात से बड़ी के बगैर वो ना जाने कैसे और कहाँ रह रही होगी। ये सोच सोच कर नेहा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपनी सारी कोशिशों और एफर्ट्स के बाद भी उसके हाथ ना तो आदित्य की हेल्प आई और ना ही पीहू के ठिकाने की कोई जानकारी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद वो निराश होकर हवेली वापस लौट आई, जहां उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे इस वक्त ना भूख लग रही थी ना प्यास। जितना भी होश था उसकी सारी एनर्जी वो सिर्फ पीहू को ढूंढने में लगा रही थी। उसे अपना सिर पकड़कर हॉल में के सोफे पर बैठा देखकर दादी उसके पास आई और अपने हाथों से उसके सिर को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। नेहा बेटा, दादी ने जैसे ही ये कहा नेहा उसे लिपट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों से दादी साफ समझ पा रही थी कि नेहा के हाथ कुछ भी नहीं आया था। अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बेटी को इस तरह रोते हुए देखकर वो भी विचलित हो उठी थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत से खुद को संभालते हुए नेहा को गले लगाया और अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हिम्मत रखो, मिल जाएगी पीहू। तुम अगर इतनी जल्दी टूट गई तो उसे हम कैसे ढूंढ पाएंगे। मैं हार गई दादी, मैं संभाल नहीं पाई अपनी बेटी को। मुझे पता नहीं कैसे कल रात चक्कर आ गए और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके पीछे यहाँ उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ 5 साल की है दादी, नेहा ने उनसे लिपटते हुए कहा। वो तो मुझे भी तुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तेरी एब्सेंस में मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, मगर मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर यह वक्त ये सब सोचने का नहीं है, उसे ढूंढने का है, दादी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। दादी हमेशा की तरह इस बार भी नेहा के साथ खड़ी थी। उसकी दी हुई हिम्मत नेहा के लिए नया जोश बनकर आई थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बार फिर पीहू की तलाश शुरू करने की स्ट्रेटेजी शुरू कर दी। वो ये तो जानती थी कि पीहू उनके ही किसी फैमिली मेंबर के पास थी, मगर किसके और कहाँ थी इस बात का उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी एक सर्वेंट भागा हुआ नेहा के पास आया और बोला, अरे मैडम, मुझे माफ़ करिएगा, मैं बाहर गया हुआ था। मुझे सब ने बताया कि आप पीहू को ढूंढ रही हैं। मैंने उन्हें सुबह सुबह कनिका मैडम के साथ वॉक करते हुए देखा था। ये सुनकर नेहा और दादी दोनों के ही कान खड़े हो गए। नेहा अपनी जगह से उठते हुए बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि पीहू कनिका के साथ थी? जी मैडम, मैंने अर्ली मॉर्निंग देखा था, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं बाहर गया था सामान लेने, सर्वेंट ने बताया।
दादी और नेहा दोनों ही समझ चुके थे कि इस खेल में कौन कौन शामिल था। सर्वेंट के सामने कुछ रिएक्ट न करने की मंशा से दादी ने उसे वापस भेज दिया। दादी कनिका, नेहा ने उनसे कहा, वैसे मैं क्यों ही इतना रिएक्ट कर रही हूँ? कनिका को जितना मैंने जाना है वो किसी भी हद तक गिर सकती है, पर अगर उसे इस बार मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर उस चुड़ैल से उस चुड़ैल से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? तुम इतना मत करो। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी पीहू को कुछ नुकसान पहुंचा दे, और अगर उसने ऐसा सोचा भी तो मैं तो पीहू खुद अकेले उसके लिए काफ़ी होगी, दादी ने गुस्से में कहा। उन्हें अपनी जैसे दिमाग वाली पीहू पर भरोसा था। वो जानती थी कि पीहू इतनी स्मार्ट थी कि वो कनिका को हर चाल का जवाब देना अच्छे से जानती थी। नेहा का ध्यान अब कनिका को ढूंढने में लग गया था। उसने सबसे पहले अपने डैड दिनेश के पास जाकर बात करने की सोची, मगर वो भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। मंजू से उसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब आखिरी नाम बचता था तो वो था संजय। पूछने पर उसे पता चला कि संजय की फैमिली आज ही सुबह वापस दिल्ली लौटने वाले थे, जिन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए संजय खुद गया था। सर्वेंट ने बताया कि एयरपोर्ट से डायरेक्टली वो किसी मीटिंग के लिए खुरानाज के ब्रांच ऑफिस में जाने वाला है। इतना सब कुछ जानकर नेहा के दिमाग की घंटी बजना शुरू हो चुकी थी। कहीं ना कहीं वो कनिका और संजय के शेड्यूल को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रही थी। कनिका भी पीहू को लेकर अर्ली मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और संजय भी सुबह ही अपनी फैमिली को लेकर निकला था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं कनिका और संजय ने मिलकर कहीं पीहू को गायब, और क्या इन सब में डैड और मम्मी भी शामिल थे? इन थॉट्स के बीच में वो कहीं फंस सी गई थी। ना उसके पास संजय का पता था और ना ही कनिका का। तभी दादी जल्दी से अपने रूम से जाकर एक विजिटिंग कार्ड लेकर आई, जिसमें संजय के ऑफिस का नंबर लिखा हुआ था। ये ले बेटा, वो कनिका एक बार शो ऑफ करने के चक्कर में मुझे संजय का कार्ड दे गई थी। इसमें देख, उसके ऑफिस का एड्रेस और नंबर दोनों है। एक बार संजय से मिलना ही हो गया था तो कनिका और पीहू का भी जल्द पता चल जाएगा, दादी ने नेहा को कार्ड देते हुए कहा। उसने सबसे पहले कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल किया। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू खुरानाज ऑफिस, नेहा ने फोन लगाते ही कहा। यस मैम, दिस इज खुरानाज ऑफिस, हाउ कैन आई हेल्प यू, उधर से आवाज आई। कैन यू टेल मी, संजय खुराना ऑफिस में है या नहीं, नेहा ने पैनिक में पूछा। यस मैम, संजय सर यही ऑफिस में है। ये सुनते ही नेहा ने फ़ोन रखा और कहा, दादी मैं ऑफिस जा रही हूँ, संजय से मिलने, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। नेहा ये कहते ही एड्रेस का कार्ड लेकर बाहर की तरफ दौड़ने लगी। यहाँ दादी नेहा की ऐसी हालत और पीहू की चिंता में प्रार्थनाएं किए जा रही थी। उन्हें गुस्सा तो इस बात का आ रहा था कि उनके ही बेटे की पत्नी और बेटी ने मिलकर इतना बड़ा कांड रचा था। उन्हें तो कनिका और मंजू को अपने परिवार का हिस्सा कहते हुए भी शर्म आ रही थी। यहाँ नेहा ने हवेली से बाहर निकलते ही टैक्सी की ओर सीधा पहुंच गई। खुरानाज के ऑफिस जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। वो जिस वक्त रिसेप्शन पर खड़ी होकर संजय के कैबिन का पता पूछ रही थी, उसी वक्त उसने अपनी दाई ओर की लिफ्ट में संजय और कनिका को साथ अंदर जाते हुए देखा। उन्हें वहां देखते ही वो सबसे पहले तो लिफ्ट के डोर के सामने से हटकर साइड में छुप गई। लिफ्ट के बंद होते ही उसने उन दोनों का पीछा सीढ़ी से करना शुरू किया। वो हर फ्लोर पर पहुंचकर नजर रख रही थी वह दोनों कब लिफ्ट से बाहर निकलेंगे। और फिर दूसरे फ्लोर पर जैसे उन दोनों ने लिफ्ट के बाहर कदम रखा, नेहा ने बड़ी चालाकी से दबे पांव उनका पीछा कैबिन तक किया। उन्हें बात करते हुए जाता देखकर नेहा कान लगाकर धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी, ताकि पीहू से जुड़ी कोई भी बात वो अनसुना ना कर दे। कुछ ही देर बाद स्ट्रेट चलने के बाद कनिका और संजय कैबिन के अंदर चले गए, जिसके बाद नेहा ने आओ देखा न था और वो सीधा संजय के कैबिन में घुस गई। उसे इस तरह आग बुबूला हुआ आता देखकर कनिका और संजय दोनों ही शॉक्ड खड़े थे। वो एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नेहा के सामने दोनों बिल्कुल ब्लैंक खड़े थे। कहाँ है मेरी बेटी, नेहा ने चिल्लाते हुए कनिका और संजय से कहा। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, एंड अपनी आवाज़ नीचे करो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, संजय ने नेहा पर खुद डोमिनेट करने की कोशिश में जोर की आवाज़ में कहा। काम डाउन बेबी, आराम से बात करते हैं, कनिका ने पोलाइटली संजय को शांत करते हुए कहा। कनिका इन सुनहरे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देती थी जहां वो नेहा को संजय के सामने नीचा दिखा सके। आज तो नेहा खुद ब खुद अपने गुस्से को दिखाकर संजय के सामने एग्रेसिव साबित हो रही थी। ऐसे में कनिका का संजय के साथ पोलाइट होना उसी के व्यक्तित्व को निखार रहा था। मेरी बेटी गायब है और मैं आराम से बात करूं, आर यू गाइज सीरियस, नेहा ने आगे आते हुए संजय और कनिका को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और टोन में जिस तरह की शार्पनेस थी, ये सुनकर कनिका अच्छे से समझ रही थी कि पीहू का गायब होना नेहा के लिए कितना पेनफुल था।
क्या कह रही हो तुम पीहू? और गायब संजय ने नेहा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। बोले बनने की जरूरत नहीं है संजय, आई नो तुम और कनिका मिले हुए हो। सर्वेंट ने बताया कि उसने पीहू कनिका के साथ देखा था, तो मुझे साफ साफ बता दो कि पीहू कहाँ है? नेहा ने कनिका के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा। उसकी बुलंद आवाज देखकर एक पल को तो कनिका की घबराहट के मारे पलकें झपक रही थी। उसने नजरें चुराने के लिए वो संजय को निर्दोष बनकर देख रही थी। अरे दीदी ये क्या कर रही हो? हाँ वो वॉक के लिए आई थी मेरे साथ। कल रात से तुम हॉस्पिटल में थी, उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठी तो वो सैड होकर गार्डन में ही बैठी हुई थी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन हूँ तो मैं उसकी माँ से ही ना। मैंने उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे वॉक पर ले जाने के लिए कहा और हम तो सिर्फ गार्डन में ही टहल रहे थे। फिर कुछ ही देर में मैंने उसे वापस दादी के कमरे में छोड़ दिया था। कनिका ने नेहा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वो अपने एक एक शब्द को इतना इमोशनल होकर कह रही थी जिससे नेहा को उसकी बातों पर आराम से यकीन हो जाए। पर उसे नहीं पता था कि नेहा पीहू के केस में किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी और कनिका ने जो उसके साथ किया था उसके बाद तो वो अपनी बेटी के आसपास भी उसे नहीं भटकने देना चाहती थी। कनिका नेहा ने चिल्लाते हुए जिसे सुनते ही संजय ने नेहा को रोक दिया। नेहा भूलो मत कि तुम मेरे ऑफिस में खड़ी हो। हैव यू लॉस्ट योर मैनर्स? किस तरह से चीख रही हो तुम? संजय ने आवाज में आते हुए कहा। यू शट अप संजय, मैं कनिका से बात कर रही हूँ और प्लीज हाँ मैनर्स की बात तुम मुझे ना ही करो तो बेहतर है। अब तुम साफ साफ बताओ कि पीहू कहाँ है, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं ये पता करने के लिए। नेहा ने इस बार कनिका को इनडायरेक्टली पुलिस की धमकी देते हुए कहा। 1 मिनट और भी तरीके? मतलब तुम हमें पुलिस के हवाले करोगे और कितना गिरोगे? नेहा तुम अपनी ही बहन को पुलिस? तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम वही नेहा हो जिससे संजय ने कहा। ओह प्लीज ये मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल क्लियर है और आंसर भी क्लियर दो। वेयर इज माई डॉटर? नेहा ने चिल्लाकर कहा। ड्रामा तो तुम और तुम्हारी वो बेटी करते हो। अच्छा है घर में कम से कम थोड़ी देर शांति तो रहेगी, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। संजय ने नेहा को टोंट कसते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। नेहा के सामने पीहू के बारे में संजय ने जिस तरह से अपने कमेंट किए थे वो नेहा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। संजय की इस बात को सुनकर नेहा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हो चुका था कि संजय और कनिका सच में मिले हुए थे। उसने कनिका का असली रंग तो 6 साल पहले ही देख लिया था, मगर संजय भी उसकी घिनौने खेल में शामिल होगा उसकी उम्मीद नेहा को नहीं थी। उसके इस बढ़ते हुए उबाल के चलते वो संजय को कुछ जवाब देती कि तभी कनिका बोल पड़ी। दीदी आई कांट बिलीव तुम मेरा भरोसा नहीं कर रही। क्या मैं तुम्हें किडनैपर लगती हूँ? मैं क्यों तुम्हारी बच्ची को हार्म करना चाहूंगी? और वैसे भी वो इतनी शैतान है कि उसे कौन किडनैप करेगा? उसने तो थोड़ी देर वॉक करने में ही मेरी हालत खराब कर दी थी, कनिका ने कहा। कनिका को बार बार उछलता और बीच में बोलता देखकर नेहा ने उसको एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। अगर मुझे पता चला कि मेरी बेटी के गायब होने के पीछे तुम दोनों का हाथ है तो याद रखना मुझसे बुरा तुम दोनों के लिए और कोई नहीं होगा। बेटर बी केयरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, नेहा ने उन दोनों को सुनाते हुए कहा और वहां का गेट खोलकर बाहर निकल गई। क्या राज था आखिरकार पीहू के गायब होने के पीछे? क्या संजय सही में निर्दोष था या फिर वो भी कनिका का साथ दे रहा था? क्या नेहा की ममता ढूंढ पाएगी उसकी बेटी को?